आप सभी साथियों को जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एसएलवी के सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो 11 फरवरी के शिफ्ट 1 में 11 फरवरी के शिफ्ट 1 में आप सब लोगों के जो जीएस के पेपर हुए, आज आप लोगों को पता है कि यूपी आरओ एआरओ के पेपर आपके हुए हैं और उसमें आप सब लोगों के शिफ्ट 1 में जीएस में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे किस तरीके का पेपर है, क्या इसका ट्रेंड है, किस तरीके का लेवल है और क्या क्या आपके करेक्ट आंसर है। उन सभी चीजों को हम देखने की कोशिश आप लोगों के सामने करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक चीज आप सब लोग समझो कि जो पेपर आज हुआ, यानी जो आप सब लोगों का 2024 में आरओ यारो का 11 फरवरी को जो पेपर हुआ हिस्ट्री की, ये आप सब लोग देख रहे हो। उसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज में हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि पूरी की पूरी क्वेश्चंस हमारे क्लास से आ गया है तो ये बात गलत होगा। 90% से ज्यादा क्वेश्चंस तो क्लास से आया है, एनालिसिस से आया है, एक्सप्लेनेशन से आया है। लेकिन जो 10% क्वेश्चन आरओ एआरओ की हमेशा से एक खासियत रही है, चौंकाने वाली बात, तो उसने एक बार फिर से यहाँ पे चौंकाने की कोशिश करी है। कोई बात नहीं है, हम सब लोगों को जितने भी पेपर्स हैं, जो भी होता है, उससे हमेशा कुछ न कुछ सीखना है और आगे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है। लेकिन जो पेपर की हम बात करते हैं उसमें इतने क्वेश्चन आपके जरूर हम लोगों ने करा दिया है कि अगर उतने क्वेश्चन आप लोग सही करके आ जाओगे सारे के सारे सब्जेक्ट पेपर में, सारे के सारे सब्जेक्ट में, तो फिर आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इस पेपर को देख करके आपको 17 मार्च को जो यूपीपीसीएस का पेपर है उसके लिए आपको तैयार होना है। और डेली सुबह में 7 बजे हिस्ट्री की जो आपकी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, और फ्राइडे और सैटरडे आपकी पॉलिटी की क्लास, साथ ही साथ अब फ्राइडे और सैटरडे को आपके यूपी जीके की जो क्लास हो उसको आप लोग बिल्कुल मेरे साथ मिस मत कीजिएगा। चलिए बिना लेट के हम सब लोग आते हैं अपने सेशन को, देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। देखिए सवाल बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम अलग सा क्वेश्चन आपके पूछ दिया था। ये क्वेश्चन आपके पूछा, पहली बात, अगर आप सैयद डिनेस्टी के बारे में बात करते हैं, सैयद डिनेस्टी के बारे में बात करते हैं, तो आप सब लोगों को पता है कि दिल्ली सल्तनत में स्लेव डिनेस्टी, खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी। अब सैयद डिनेस्टी के बारे में हम लोग बार बार पढ़ते रहे हैं। सैयद डिनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नाम क्या था? खिज्र खान। उसका नाम क्या था? खिज्र खान। इसमें तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब खिज्र खान के बारे में बात करें, खिज्र खान के बारे में बात करें तो यहां पे बोल रहा है कि ये जो अलग अलग आपके सैयद वंश के सुल्तान बने, उन सारे के सारे सैयद वंश के सुल्तानों का ऑर्डर आपको बताना है। तो देखिए एक नंबर पे आपकी एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम लोग किस में रखेंगे? ईजी में रखेंगे, यानी ये क्वेश्चन किसी से भी गलत आपके नहीं होना चाहिए। खिज्र खान के बाद कौन सा बना भाई? तो खिज्र खान के बाद मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद कौन बना? तो मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद कौन सा बना? तो इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। यानी करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1324 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1324 आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो आगे देखते हैं, एक एक करके सब्जेक्ट वाइज हम सब लोग देखेंगे कि ताकि चीजें आपके आप पूरे तरीके से आपको क्लियर हो। खूब ध्यान से आप लोग समझिएगा ताकि आगे आने वाले एग्जाम में कहीं पे भी कोई गलती आपको ना हो भाई। चलो अब यहाँ पे देखो, जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको देखेंगे उसको देखते रहना, जो नहीं देखेंगे आगे की ओर बढ़ जाना है। हम लोगों को अभी इस सेशन में केवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस ही करने हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन 11 ये जो है ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ये बिल्कुल आसान से प्रश्न है, बिल्कुल आसान से प्रश्न है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बोले कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। बिल्कुल सही बात है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन, देखो गांधी जी जब वहां पे गए तो वहां पे जो लेबरर्स थे, जो मजदूर थे, जो अंग्रेजों के समय में अलग अलग आपके लाए गए थे, वो आपके भारत से भी थे, वो भारत से भी थे। और जब गांधी जी ने वहां पे लीड करना शुरू किया तो उन लोगों ने गांधी जी को सपोर्ट करना शुरू किया, गांधी जी को गांधी जी का साथ देना उन्होंने शुरू किया। तो यही बात बोला है। पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरा वाला स्टेटमेंट बोला है कि भारतीयों की जुझारूपन को देख गांधी जी को यह विश्वास हो गया
कि भारतीय जनता किसी भी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। अब एक चीज बताओ कि जुझारू संघर्ष तो ठीक है, लेकिन बलिदान, यानी गांधी जी के मूवमेंट में बलिदान का तो कोई जगह ही नहीं है, बलिदान का तो कोई जगह नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि आपको तैयार रहना पड़ेगा। और ये चीज अब भारत में, अब देखो भारतीय जनता तैयार हो जाएगी, लेकिन आप साउथ अफ्रीका के मूवमेंट को देख करके आप ये नहीं कह सकते हैं, साउथ अफ्रीका के मूवमेंट को देख करके ये नहीं कह सकते कि भारत की जनता आपको तैयार हो जाएगी। और ये बात ठीक है कि गांधी जी इस नेतृत्व के लिए तैयार हुए, इसका मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग लोग इसके अलग अलग आंसर मारेंगे। जैसे इसमें क्या हो सकता है, एक तो ए आंसर हो सकता है, और या तो आपके कौन सा आंसर हो सकता है भाई, एक तो ए आंसर हो सकता है या तो बी आंसर हो सकता है। लेकिन देखिएगा आप सब लोग कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की जुझारूपन, तो केवल वहां पे भारतीय तो थे नहीं पहली बात, और वहां पे जो इंडियंस थे वो इंडियन की समस्याओं से अवगत ही नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका में ही पूरे तरीके से रह गए थे। तो उनके जुझारूपन को देख करके गांधी जी को यह विश्वास हो जाना, तो ये पूरे तरीके से सही नहीं है। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर ए भी मारे होंगे, लेकिन इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, आपके बी होना चाहिए। यानी पहला वाला जो है कि गांधी जी बिल्कुल तैयार हो गए, साउथ अफ्रीका के संघर्ष ने ही उनको राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार किया। क्यों? क्योंकि सभी ने अवज्ञा आंदोलन की इन्होंने व्यवस्था को सीखी, इन्होंने सत्याग्रह की व्यवस्था को इन्होंने सीखा। तो अलग अलग आपके ट्रूथ और आपके उन चीजों को, नॉन कोऑपरेशन के तरीके को इन्होंने सीखा। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर आपके क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप सब लोगों से क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज करते आराम से करते हैं कि ताकि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और ये भी लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए। अब चलो एक एक करके, यहां पे देखो ये जो क्वेश्चन आपके पूछा गया है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पूछा गया है, तो ये यहाँ पे हिस्ट्री वाला क्वेश्चन कोई नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या पूछा गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सवाल आप लोगों को पूरे प्रॉपर तरीके से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जहां पे भी क्वेश्चन दिख जाएगा आप लोग रोक लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा, ठीक है भाई, उसको देख लीजिएगा आप सब लोग। देखो यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन पूछा गया आर्ट एंड कल्चर से, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपके गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन में 23 आर्ट एंड कल्चर, भरतनाट्यम किससे संबंधित है भाई, तो तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, सत्रिया के बारे में बात करें असम, और कत्थक के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश। तो यानी 1 आंसर हो गया। फिर उसके बाद आपके कौन सा आंसर हो गया भाई, 1 के बाद 3 आंसर हो गया, 3 के बाद कौन सा हो गया, 4 हो गया, और 4 के बाद 2 हो गया। तो 1 3 4 2 करेक्ट आंसर होगा भाई। 1 3 भरतनाट्यम कहां पे भाई फेमस है, तो ये सारे के सारे क्लासिकल डांस है, ये सारे के सारे क्या है भी, तो क्लासिकल डांस है। तो भरतनाट्यम के लिए कहां पे जाना पड़ेगा, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी के लिए कहां पे जाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश। सत्रिया के लिए कहां पे जाना पड़ेगा, असम। और आपके कथक के लिए कहां पे जाना पड़ेगा, तो कथक के लिए उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन गलत होता है तो इससे रिजल्ट के ऊपर प्रभाव आपके पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री के और कौन से क्वेश्चन पूछे गए भाई, तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि हम लोगों ने, अब ये देखो मैं बार बार ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाता हूं कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक आपका था, जिसके संपादक के तौर पे आपके कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। और इस संवाद कौमुदी में बार बार ये जो विधवा जलाने की जो प्रथा थी वो आपके प्रकाशित वो किए। तो ये दोनों के स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही है। तो अगर वो देखो इन्होंने क्यों विधवा जलाने की प्रथा की निंदा उन्होंने क्यों करी, और इसमें उन्होंने क्यों करी, क्योंकि इसके ये आपके संपादक थे। और राजा राम मोहन राय का जो सबसे महत्वपूर्ण काम था सती प्रथा का विरोध करना। तो यानी ये दोनों के दोनों कथन सही है और इसकी व्याख्या भी सही करता है, क्योंकि संवाद कौमुदी के चूंकि वो आपके संपादक थे, इसीलिए वो अपने आंदोलन जो सती प्रथा के खिलाफ में था उसकी निंदा करते हुए इसमें वो लेख प्रकाशित करते थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे देगा, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे हम फुतवात फिरोज शाही के बारे में बात करें तो इसका लेखक के तौर पे जियाउद्दीन बर्नी आपको दिखाई देगा, यानी बी का आंसर 4। तो बी का आंसर यहाँ पे 4, तो बिल्कुल भी इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कहने मतलब कि जो फुतू उस सलातीन है उसके लेखक के तौर पे अब्दुल मलिक इसामी, फुतवात फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही अमीर खुसरो, और खजैन उल फतेह फिरोज शाह तुगलक। और ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर में कराया है तो आप लोगों को पता होगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या था,
ये भी क्वेश्चन क्या था, एलिमिनेट करके आराम से इन प्रश्न को बना सकते थे भाई। देखो मैं एकदम वास्तविकता बताऊंगा आप लोगों को, ये मैं नहीं कहूंगा कि अपनी प्रशंसा के लिए कि भाई ये मतलब ये हो गया, मैंने सब लड़ा दिया, वो लड़ा दिया, ये लड़ा दिया। मैं बार बार कहता हूं कि जो हम पढ़ाते हैं उससे 90% क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा, क्योंकि हमेशा 10% क्वेश्चन आप लोगों को कैसा दिखेगा, तो हमेशा 10% क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिखेगा नया। जैसे रानी रुद्रमा देवी के बारे में, तो रानी रुद्रमा के बारे में बात करें तो मैं जब आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो जब रजिया सुल्तान को पढ़ा गया था, तो रजिया सुल्तान को पढ़ाते समय मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो आपके मिनहाज उस सिराज है, उस मिनहाज उस सिराज ने अपनी किताबों में, मिनहाज उस सिराज ने अपनी बुक में इस बात को बताया था अपने उसमें कि जो ईश्वर के द्वारा एक आदर्श की व्यवस्था बनाई गई है उसमें स्त्री को पुरुष के अधीन रहना चाहिए। लेकिन वहीं पे मैंने दो आपकी शासिका के बारे में बताया था, तो एक बताया था रानी रुद्रमा देवी के बारे में और दूसरा मैंने आप सब लोगों को बताया था किसके बारे में, तो दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था दिद्दा के बारे में, कश्मीर की। तो जो रुद्रमा देवी थी वो आपकी काकतीय वंश की शासक थी, लेकिन चौथी आपकी स्वतंत्र शासक थी, ये आपको नहीं कहा जा सकता है। चौथी स्वतंत्र शासक थी ये आपको एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि उसने साउथ तमिलनाडु के पूरे की पूरे पांड्य, ओडिशा के पूर्वी गंग शासक देवगिरी के सेवना, जो पहले काकतीय के अधीन थे लेकिन किसी कारणवश अलग हो गए थे, उनके ऊपर इन्होंने फिर से आपके क्या किया था, एक तरीके से आपको लीड किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपको सीधे तौर पे आपको डी दिखाई देता है। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन था थोड़ी सी बारीकी का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें से एक स्टेटमेंट पकड़ सकते थे, क्योंकि ये पूरे तरीके से एक जो स्टेटमेंट था वो आपके फैक्चुअल डिटेल पे आपके आ गया था उसके लिए। अब ये देखो, बुरहान उल मुल्क, जिसको आप सादत खान के नाम से जानते थे, ये तो बात क्लियर है कि अवध के संस्थापक के तौर पे सादत खान, हैदराबाद के संस्थापक के तौर पे चिनकिलिश खान। अब सैयद बंधु जो कि लेटर मुगल इंपेरियर में महत्वपूर्ण हो गए थे, तो उस सैयद बंधुओं को अपने रास्ते से हटाने के लिए मुगल इंपेरियर का साथ इसने हैदराबाद के शासक के साथ मिलकर दिया था। यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट है, ये आपके सही होना ही चाहिए। यानी दोनों के दोनों कथन आपके क्या है, सही है, इसमें कुछ भी गलत आपके नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बिल्कुल आसान से। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए पूरे प्रॉपर तरीके से। अक्टूबर, ये देखिए अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा सीमित सत्याग्रह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलते हैं। उस व्यक्तिगत सत्याग्रह की उन्होंने शुरुआत करी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इस सत्याग्रह को सीमित कुछ लोगों को ही आपके इसमें शामिल किया गया, जैसे विनोबा भावे को, जैसे जवाहरलाल नेहरू को, और जो भी सत्याग्रही इसमें पार्टिसिपेट करते थे पहले उनको ये बताना होता था। क्यों? क्योंकि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज आपके विश्व युद्ध में फंसे हुए थे, और गांधी जी ने सीमित इसलिए रखा कि ताकि उनको शर्मिंदा ना होना पड़े और जो अंग्रेजों का जो युद्ध प्रयास है उसको ठेस न पहुंचे। इसका मतलब है कि अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लास को पूरे प्रॉपर तरीके से आपने सुना है तो ये सवाल आपके बिल्कुल सही होने चाहिए थे। तो ए और दो आर दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा है। जब लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा लोकसभा सेक्रेटेरिएट के जो वेबसाइट पे जो अलग अलग पर्सनालिटीज के बारे में जो बातें बताई जाती हैं उनको जब आप पढ़ोगे, नहीं भी पढ़ोगे तो जो मैं आपको पढ़ाता हूं बताता हूं कि जो बिपिन चंद्र पाल है उनके द्वारा न्यू इंडिया नामक आपकी पत्रिका प्रकाशित की गई। बिल्कुल सही बात है भाई, नो प्रॉब्लम। और बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे जरूर, लेकिन वो उससे पहले आपके ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे और ये समाज सुधारक भी थे। यानी दोनों के दोनों कथन आपके सही है बिपिन चंद्र पाल के बारे में। तो ये कथन, ये जो स्टेटमेंट है 50% आपके क्लास से और 50% थोड़ी बहुत अपनी दिमाग से आप लोग इसको सोच सकते थे तो बना सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात आपको नहीं दिखाई देता है। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है भाई, यह क्वेश्चन देखिए आप लोगों से। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो देखो इसमें मैं आप लोगों को, ये क्लास का क्वेश्चन है, क्लास का क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को लेटर मुगल इंपेरियर बताया था और मैंने बोला था कि सबसे पहले औरंगजेब के निधन के बाद, औरंगजेब के डेथ के बाद, औरंगजेब के डेथ के बाद, औरंगजेब के डेथ के बाद कौन बना था, तो औरंगजेब के डेथ के बाद बहादुर शाह आपके रूलर बना था।
कौन बना था भाई? बहादुर शाह आपके रूलर बना था। तो 3 पहले होगा, तो पहले ही 3 दे दिया है, तो फिर हमको सोचना ही नहीं है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? जहानदार शाह, जिसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फरूखसियर, जिसको ग्रेनिट कायर के नाम से जानते हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई भी जोर देने की जरूरत नहीं थी। तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि क्वेश्चन ये पूछ दिया गया, क्वेश्चन ये पूछ दिया गया, लेकिन हमारे नजर में, मैं बार बार कहता हूं कि सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 90% क्वेश्चन ये ऐसे पूछे गए हैं जिसको आराम से आप बना सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने आप लोगों को यहां पे क्वेश्चन आपको किया भाई। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन अगला देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछा गया है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, एक आपको ये यूपी वाला जो है, यूपी जीके वाले पोर्शन में मैं कराऊंगा। अभी हम लोग ट्रेडिशनल हिस्ट्री के जो अपने पोर्शन है उसको एक बार कर लेते हैं, खूब अच्छे से देखिएगा भाई। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे क्वेश्चन देखो, एकदम मतलब देख करके हमें अच्छा लगा। देखो हमेशा क्वेश्चन जो है ऐसे जरूर होने चाहिए जो आपके कुछ क्वेश्चन बच्चों से ना बने, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा है तुलसीदास के बारे में। ये क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है? तो तुलसीदास के बारे में पूछा है। तो तुलसीदास जी के बारे में अगर हम बात करें, तुलसीदास जी के बारे में बात करें तो तुलसीदास जी का जन्म आपके ध्यान रखने की जरूरत है कि तुलसीदास जी का जन्म कहां पे हुआ। तो तुलसीदास जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म कासगंज में हुआ था। और ये क्या बोले अभी? बांदा। ये क्या बोले? बांदा जनपद बोला है। तो बांदा में इनका जन्म नहीं हुआ था, इनका कासगंज में जन्म हुआ था। इनका बांदा जनपद में नहीं हुआ था, इनका कासगंज उत्तर प्रदेश में आपके जन्म हुआ था। कासगंज उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, कासगंज में। अब आपके सवाल पूछा जाता है कि चलो ठीक है सर, इसके बारे में भी हम समझ गए। और तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक आपकी क्या लिखी थी? रामचरितमानस नामक प्रमुख आपकी पुस्तक लिखी थी। अब सवाल यहां पे है कि तुलसीदास, अभी देखो बहुत ही ज्यादा रामचरितमानस और ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि चर्चा में है, तो इसीलिए क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है। तो इनके आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो तुलसीदास की जो पत्नी थी उनकी रत्नावली नाम था, गीतावली नाम नहीं था। और इसलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको रत्नावली दे दिया है, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको ये क्या कर दिया है? रत्नावली दे दिया है। तो दीनबंधु पाठक की बहुत ही फेमस मतलब स्कॉलर आपकी पुत्री थी रत्नावली, इससे इनका आपका क्या हुआ था भाई? विवाह हुआ था। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई, इसको लेकर के आपको समझना है। तो समझ गए? तो ये पूरे के पूरे बेसिक तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होनी चाहिए थी भाई। पूरे प्रॉपर तरीके से बात समझना है। बात समझ में आ गया? तो ये जो आपके बांदा जनपद के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनके पूरे प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझना है कि इनका आपके कहां पे था। तो ये चीज, तो पहली बात जो आपसे पूछ रहा है, पहली बात जो आपसे पूछ रहा है कि ये तो चित्रकूट जिले के अभी के समय के चित्रकूट जिले के अभी के समय के चित्रकूट जिले के आपके राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। चित्रकूट का राजापुर, ये उनका जन्मस्थल है, ये उनका जन्मस्थल है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई। हाँ, तो बात समझ में आ गया? तो ये बांदा जनपद में नहीं है, ये बल्कि चित्रकूट में है। तो यानी पहला वाला भी गलत, दूसरे वाला भी गलत, यानी दोनों के दोनों आपके क्या हो गए? गलत हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या पूछ रहा है भाई? अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप देखिए कि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन तो आप लोगों को करा दिए गए होंगे, तो आप लोगों ने और सारे सब्जेक्ट के कर लिए होंगे। बस हम लोग एक बार हिस्ट्री वाले सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है कि बोले कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। बिल्कुल। और क्यों? क्योंकि जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत लेकर के आए थे इसी प्रकार के आंदोलन को संगठित करने के लिए। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? सी। तो हो सकता है कि ये वाली चीजें आप लोगों ने क्लास में नहीं करी थी, तो एक क्वेश्चन को आप माइनस कर सकते हैं और आप मुझे कह सकते हैं कि सर ये आपने शायद हमें नहीं बताया था। तो हमें उस बात को स्वीकार है, जो बात आपके है वो बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछ रहा था आप सब लोगों से। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहा। इस क्वेश्चन में कोई जान प्राणी नहीं है। देखो, जब भी मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करते हैं तो कहां पे हम लोग चले जाते हैं? बिहार में। वर्ली पेंटिंग के लिए कहां पे चले जाते हैं? महाराष्ट्र में। पटचित्र के लिए कहां पे चले जाते हैं? ओडिशा में। और लेपाक्षी के लिए कहां पे चले जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए था। तो मधुबनी के लिए 4, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद 1,
और फिर उसके बाद तो 4 3 1 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो भाई कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको मतलब जो इसमें आप लोगों को कट ऑफ को क्वालिफाई करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आनी चाहिए, हमें तो नहीं लगा। मैंने क्वेश्चन को देखा, अभी मैंने आपको देखा तो हम समझ गए। हाँ 2-3 सवाल है जिसको लेकर के, जैसे गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई, मैं बार बार बताया था भुक्ति, भुक्ति किसमें डिवाइड थे, विषय, और विषय जो था आपके नगरम को विधि कहते थे, और वो कौन सा था भाई, ग्राम में विभाजित था। तो इस तरीके से ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन था, इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी। तो जो जिन बच्चों ने क्लास लिया होगा वो बिल्कुल भी गलत आपके नहीं कर सकते थे इन क्वेश्चंस को, हमें जहां तक उम्मीद है भाई। ठीक है, तो ये सवाल देखिए आप सब लोगों से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ आप लोगों को लग रहा है तो आप लोग देखिए क्वेश्चन। देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था और उसको लेकर के अब ये देखो, मैंने पूरे के पूरे जब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, तो देखो लेक्स लॉ की मूवमेंट, लेक्स लॉ की एक्ट 1850 में, ये जो बंगाल टेनेंसी है 1855 में, जिसको लेकर के ब्रह्म समाज में विवाद भी हुआ। बाद में आप सब लोगों को उसके केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में ये भी पता है। 1891 आयु की सहमति, उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के समय में 1904, यानी कुछ नहीं करना था, ये सही था। तो अगर आपने रिवीजन किया होता तो ये भी सवाल आप बना सकते थे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछ रहा है भाई, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन तो ये बिल्कुल आसान सा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका ऑथेंटिक आंसर हमको नहीं लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे। इस क्वेश्चन को आप, इसके बारे में हम भी कंफर्म नहीं है, इसीलिए मैं आपको कोई भी गलत आंसर नहीं बता सकता हूं। जिसमें मैं कंफर्म होऊंगा उसी का आंसर मैं आप लोगों को बता सकता हूं, क्योंकि आप लोग उम्मीद बहुत ज्यादा करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है भाई, फिर से हिस्ट्री का देख लो, हिस्ट्री का देख लो, बड़े क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के बहुत सारे। हिस्ट्री का देखो आरओ का ट्रेंड ये कि हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा ही, पूरे प्रॉपर तरीके से देखेगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया। अगर हम हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बात करें तो हॉर्नबिल के लिए कहां पे, नागालैंड में। संगाई के लिए कहां पे जाना पड़ेगा, मणिपुर में। यानी कहने मतलब कि 4 हो गया, फिर आपका 2 हो गया, तो 4 2 ही खोज लीजिए ना। तो जब मिल गया तो इसका सी का मतलब 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हेमिस के लिए कहां पे जाना पड़ेगा, आपके लद्दाख में जाना पड़ेगा, जो बहुत चर्चा में रहा। तो 4 2 1 3 क्वेश्चन आपके हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ही क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत की बात आपके नहीं है। एकदम आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब आराम से इस पेपर की कट ऑफ को, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन बनवाना, लेकिन मैं इस बात को जरूर कह सकता हूं कि पेपर के कट ऑफ को आराम से पार किया जा सकता है। देखिए पिछवाई चित्रकला किस देवता को समर्पित है, तो पिछवाई चित्रकला ये आपके भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये किसको समर्पित है, कृष्ण को। अब देखो साइमन कमीशन, ये वाला इस बार हो सकता है कि आपके लिए न्यू क्वेश्चन हो। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ाते समय भी यह ध्यान दिया जाता है कि लोग कहते हैं कि साइमन कमीशन 1928 में आया और 1927 में पॉइंट हुआ, 1928 में आया, 1930 में इसने रिपोर्ट दे दिया। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि 2 बार आया, ये मैंने भी नहीं कहा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते कि 2 बार भारत का दौरा किया, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1929 तक था, तो ये गलत बात है। दूसरा जो है अक्टूबर 1928 में इसने दौरा किया था, अक्टूबर 1928 में, 1929 में नहीं, अक्टूबर 1928 में। तो जब पहली बार ही आया, जब देखिए साइमन कमीशन के बारे में सीख लीजिए कि ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। पहली बार ये फरवरी मार्च 1928 में भारत आया, आपने बोला कि ठीक है। 1927 में ये अपॉइंट हुआ था, आपने बोला कि ठीक है सर अपॉइंट हुआ था 1927 में। फरवरी मार्च 1928 में आपके क्या हुआ था भाई, ये भारत आया पहली बार। दूसरी बार अक्टूबर 1928 में फिर से इसने भारत की दौरा की, फिर से इसने भारत की दौरा की। और उसके बाद 1930 में इसने अपना रिपोर्ट दे दिया। जो इसने रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट के आधार पे, उस रिपोर्ट के आधार पे आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और 27 मई 1930 को इसका जो रिपोर्ट था उसको पब्लिश किया गया। तो केवल और केवल एक स्टेटमेंट इसके सही है, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई। बात समझ गए, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो भाई, ये पहला वाला
कि लॉर्ड कर्जन एक साम्राज्यवादी था, नेता, ठीक है भाई। इसने इंग्लिश एम्पायर को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, यह भी सही बात है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसने पूरे तरीके से मजबूत कर दिया। जो बंगाल आपके राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहा था उसको तोड़ दिया, अलग अलग तरीके का अधिनियम लेकर के आया। इसी के समय में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट भी आया। कब भाई? कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899 में। और इससे क्या कर दिया, बोले कि इलेक्टेड जो मेंबर्स है उनकी संख्या को कम करो और नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या को ज्यादा कीजिए। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है भाई? सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है? सही है। तो इनमें भी क्वेश्चन कुछ देख लीजिए, आपके दिया होगा तो भाई इनमें भी कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए अगर दिया होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में बात करें तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के 2 लोग प्रथम स्नातक थे, केवल ये अकेले नहीं थे, 2 लोग प्रथम स्नातक थे। एक का नाम क्या था भाई? जोडूनाथ बोस का नाम था। एक तो आपके जोडूनाथ बोस थे, ये भी 1858 में आपके बने, और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यानी 2 लोग एक साथ। तो ये आंसर आपके सही हो सकता है कि प्रथम स्नातक थे, लेकिन अकेले नहीं थे, 2 लोग थे। और सीताराम उनका उपन्यास था। लेकिन सीताराम अगर हम बात करें तो सीताराम क्या उनका अंतिम उपन्यास था? क्या सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सीताराम क्या उनका अंतिम उपन्यास था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसको आप लोग भी करिए, इसको भी आप सब लोग करिए कि भाई आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग भी बताइए। तो इनके अंतिम उपन्यास के तौर पे सीताराम को देख सकते हैं, जो मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध एक हिंदू शासक का विरोध इसमें दर्शाया गया है। तो दोनों के दोनों कथन इसमें क्या भी सही है। लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट को कोई इस भी आप पे गलत कह सकता है कि सर प्रथम स्नातक थे लेकिन अकेले नहीं थे, 2 थे। तो भाई प्रथम ही हुए ना, जो दूसरे थे उनको भी प्रथम कहा जाएगा, जो ये है इनको भी प्रथम कहा जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। आगे चलो, आगे चलो, आगे देख लीजिए क्वेश्चन आपके। कोई पूछ रहा है हिस्ट्री का, नहीं दिख रहा है, आगे देखो, आगे कोई और क्वेश्चन हम सब लोग एक बार देख लेते हैं। यहां पे देखिए आप सब लोग क्वेश्चन जो है ये जो पूछा हुआ है आपके क्वेश्चन, जौनपुर को सिराज ए हिंद, ये बिल्कुल बताया जाता है जौनपुर को सिराज ए हिंद। क्यों? क्योंकि जौनपुर उस समय सरकी काल में शिक्षा का महान केंद्र हुआ करता था और यहीं से शेरशाह सूरी ने भी आपकी पढ़ाई लिखाई करी थी भाई। तो जिस तरीके एक समय में तक्षशिला का और नालंदा का था, उसी तरीके से जौनपुर था। तो जौनपुर शिक्षा का एक महान केंद्र भी था और वास्तुकला के लिए भी था। तो बहुत सारे कारण थे जिसके कारण जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। उसमें से एक कारण एजुकेशन के लिए भी था। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए भाई? इसका सही आंसर आपके बी होना चाहिए। इसको आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। आप लोगों को पता है कि पंजाब का विलय कर दिया 29 मार्च 1849 को। पंजाब राज्य खत्म हो गया, सारे के सारे क्षेत्रों को मिला लिया गया और इनको पेंशन 2,50,000 दिया गया। गलत बात है। 4 लाख से लेकर के 5 लाख रुपया इनको पेंशन आपको वार्षिक दी गई। तो सी वाला जो है ये गलत बात है और ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप लोग गलत नहीं कर सकते थे। इसको गलत करने का मतलब है कि फिर लापरवाही हो रही है कहीं ना कहीं, वो चाहे आपके रिवीजन में हो, चाहे आपके रेगुलर क्लास ना लेने के कारण हो, चाहे प्रैक्टिस ना करने के कारण हो। तो ये तो देख लीजिए आप सब लोग। तो अभी तक मैंने जितनी भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस किए, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ क्लास या थोड़ा सा टेक्निकल आपको बोला जा सकता है। टेक्निकल क्योंकि थोड़ा सा फैक्ट के आधार पे, लेकिन उसमें से बाकी सारे क्वेश्चन रिमेन्स, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लास से थे। इसमें कोई भी आपके इसको दरकिनार नहीं कर सकता है। तो जिन्होंने भी ARO की क्लास हमसे ली है वो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि सर कितना आप लोगों ने क्वेश्चन सही किया और ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा। अब देखो, अब आपका टारगेट क्या है भाई? अब आपका टारगेट है यूपी पीसीएस। अब आपका टारगेट होना चाहिए, बिल्कुल भी थकना नहीं है, हारना नहीं है। पेपर एक फेस्टिवल होता है, उसको एंजॉय करिए और फिर अगले फेस्टिवल के लिए आप तैयार हो जाइए। आपको क्या करना है भाई? हिस्ट्री
कि जो क्लास है आप लोगों की मंडे टू फ्राइडे पूरे प्रॉपर तरीके से इसी वाले चैनल पे सुबह में 7 बजे आपको चल रही है। आपको आराम नहीं करना है, कल से क्लास में आना है। पॉलिटी की क्लास आपको मंडे टू थर्सडे हिस्ट्री की क्लास, और फ्राइडे और सैटरडे आपको पॉलिटी की क्लास सुबह में 7 बजे। तो इस बार बहुत अच्छा हुआ कि मैंने 4 क्लास मात्र पॉलिटी के लिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उस क्लास से, मैक्सिमम क्वेश्चन उस क्लास से आपके इस पेपर में आए। तो इस बार के पेपर में अगर मैं केवल हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो हिस्ट्री का पेपर ठीक था, इसको मॉडरेट कहा जा सकता है। जैसे आपके एक वो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा उसको छोड़ करके सारे क्वेश्चन बनने लायक थे, सारे के सारे, यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट का भी तर्का था। फैक्ट लेकिन डेट वाला फैक्ट नहीं था, वो आपके ईयर वाला फैक्ट नहीं था, एकदम बिल्कुल आसान सा फैक्ट था जिसको आज के समय में पेपर ट्रेंड को सेट करके चल रहा है। तो आप इस क्लास को लीजिए, साथ ही साथ यूपी जीके की भी क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और आप सब लोग बताना जरूर कि पेपर कैसा गया। और फिर से मैं कहना चाहता हूं कि हताश निराश होने का वक्त नहीं है आपके पास। अगर अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा डाउन गया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आगे बहुत सारे आपके पेपर है उसके लिए। तो एसएलवी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ आप मेहनत कर सकते हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। तो आप सब लोग जरूर इस सेशन को देख करके अपना फीडबैक दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।